अस्सलामुअलैकुम। फाइनेंशियल प्लानिंग सर्टिफिकेशन के सफ़र में मॉर्गेजेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी बेहतरीन हो सके। चलें शुरू करते हैं। आज हम इन 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये समझें कि ये आपकी पढ़ाई के लिए एक रोड मैप है। हम एक-एक करके हर मौजू को तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरी मॉर्गेज मार्केट काम कैसे करती है। इसके 2 बड़े हिस्से हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा आखिर आता कहाँ से है। देखें, मॉर्गेज मार्केट के 2 हिस्से हैं। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां आप यानी कर्ज लेने वाले बराह रास्त बैंक या किसी और इदारे से कर्ज लेते हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो है जहां इन्हीं कर्जों को बड़े इदारों के दरमियान एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा और बेचा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट में कौन-कौन कर्ज देता है? सिर्फ बड़े बैंक ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट कंपनियां, क्रेडिट यूनियंस और यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इम्तिहान में आपसे इन मुख्तलिफ इदारों के किरदार के बारे में पूछा जा सकता है, तो इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। अब इस मार्केट में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है CMHC। ये एक सरकारी इदारा है जो कर्ज देने वालों को यानी बैंकों को डिफ़ॉल्ट के खिलाफ इंश्योरेंस देता है। इसी वजह से बैंक उन लोगों को भी कर्ज दे देते हैं जिनके पास डाउन पेमेंट कम होती है। तो एक तरह से ये घर खरीदने को ज़्यादा लोगों के लिए मुमकिन बनाता है, ख़ास तौर पर हाई रेशो मॉर्गेजेस में। चलें अब असल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यानी मॉर्गेज की अक़साम की। ये इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, तो यहाँ ख़ास तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहली और अहम तकसीम कन्वेंशनल और हाई रेशो मॉर्गेजेस की है। फ़र्क सिर्फ डाउन पेमेंट का है। अगर आपके पास 20% से कम डाउन पेमेंट है, तो आपको लाजमी तौर पर मॉर्गेज इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी, जिससे आपकी कुल लागत बढ़ जाती है। तो बस ये एक नंबर याद रखें, 20%। ये वो जादुई हद है जो कन्वेंशनल मॉर्गेज को हाई रेशो मॉर्गेज से अलग करती है। इस 1% से भी फ़र्क पड़ सकता है कि आया क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस खरीदनी है या नहीं। अगला इंतखाब है फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट के दरमियान। फिक्स्ड रेट में आपको ज़हनी सुकून मिलता है क्योंकि आपकी किस्त बदलती नहीं। दूसरी तरफ वेरिएबल रेट में उतार चढ़ाव का खतरा होता है। एक एडवाइज़र के तौर पर क्लाइंट की रिस्क लेने की सलाहियत को समझना सही मशवरा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है ओपन और क्लोज्ड मॉर्गेज का फ़र्क। यहाँ फैसला लचक और कम शरह सूद के दरमियान होता है। अगर क्लाइंट को लगता है कि उसे मुस्तकबिल में कोई बड़ी रकम मिल सकती है, जैसे बोनस या विरासत, तो वो शायद ओपन मॉर्गेज को तरजीह देगा। ये 2 अल्फाज अक्सर लोगों को उलझा देते हैं, अमॉर्टाइजेशन और टर्म। अमॉर्टाइजेशन वो कुल वक्त है जिसमें कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा होगा, जैसे 25 साल, जबकि टर्म आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत है, जैसे 5 साल। 5 साल बाद आपको बाकी कर्ज के लिए मरवजे शरहों पर नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल हिसाब किताब की तरफ आते हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल प्लानर को माहिर होना चाहिए। ये वो 4 कदम हैं जिनसे पता चलता है कि कोई क्लाइंट हकीकत में कितना कर्ज ले सकता है। ये एक मुनज़्ज़म तरीका है जहां हर कदम अगले कदम की बुनियाद बनता है, ताकि एक सही तस्वीर सामने आए। कर्ज देने वाले इदारे ये 2 अहम रेशियोज इस्तेमाल करते हैं, GDSR और TDSR। ये इंडस्ट्री के म्यारी फीसद हैं और इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम हैं। कर्ज दहिंदगान इनका इस्तेमाल ये यकीनी बनाने के लिए करते हैं कि कर्ज लेने वाला माली बोझ तले दब न जाए। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स की कुल माहाना आमदनी का 32% बनता है, $1,784। अब इसमें से हम प्रॉपर्टी टैक्स और हीटिंग जैसे इखराजात निकाल देते हैं। जो रकम बचती है, यानी $1,351, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज की किस्त है जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इस हिसाब का एक अमली नमूना है। ये बहुत अहम है। घर की कीमत ही सब कुछ नहीं होती। ये कुछ ऐसे इजाफी अखराजात हैं जिनकी मंसूबाबंदी करना ज़रूरी है। अगर इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्लाइंट का बजट बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। एक अच्छे एडवाइज़र को इन सब का ख्याल रखना चाहिए। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले दोनों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इनके मकासद भी बिल्कुल मुख्तलिफ है।
آسان الفاظ میں مارگیج انشورنس قرض دینے والے بینک کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ کریڈیٹر انشورنس قرض لینے والے کے خاندان کو قرض سے بچاتی ہے۔ ایک لینڈر کے لیے ہے، دوسری بوروور کے لیے۔ اب یہ موازنہ امتحان کے لیے بہت بہت اہم ہے، ذرا غور کریں۔ کریڈیٹر انشورنس میں کوریج وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے، لیکن پریمیم وہی رہتا ہے اور پیسہ سیدھا بینک کو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ٹرم لائف انشورنس زیادہ لچکدار ہے، کوریج کم نہیں ہوتی اور بینیفیشری خاندان کا کوئی فرد ہو سکتا ہے جسے یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ پیسوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ ایک ایڈوائزر کے طور پر آپ کو کلائنٹ کو کریڈیٹر انشورنس کے ان نقصانات کے بارے میں بتانا چاہیے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا پریمیم تو وہی رہتا ہے، لیکن آپ کی کوریج ہر مارگیج کی قسط کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی قیمت گھٹ رہی ہے، لیکن آپ اس کے لیے ایک ہی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی ایڈوائزر کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کلائنٹ کو بتائے کہ اپنی صحت کے بارے میں سب کچھ سچ بتانا کتنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر کوئی پرانی بیماری ہو۔ یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے، دعوے کے وقت اسی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کوریج ملے گی یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مارگیج پر مشورہ دینا صرف سب سے کم شرح سود تلاش کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل عمل ہے جس میں مارکیٹ کو سمجھنا، صحیح پروڈکٹ کا انتخاب کرنا، کلائنٹ کی مالی استطاعت کا حساب لگانا اور پھر مناسب تحفظ کو یقینی بنانا شامل ہے۔ آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے۔ یہ آپ کو اس علم کو حقیقی دنیا کے حالات پر لاگو کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے۔ جواب کلائنٹ کی اپنی منفرد صورتحال پر منحصر ہوتا ہے، اور یہی ایک اچھے فائنینشیل پلانر کا کام ہے۔